गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक अगेन। जैसे कि आप सभी को पता है हमारा फिजिक्स का चैप्टर 9 दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चल रहा था, ठीक है ना। आज हम उस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। कल ही हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है, ठीक है ना। आपको बताया गया था कल की वीडियो में किस तरह हम इस चैप्टर को प्रोसीड करेंगे, किस तरह हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है ना। हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, किस तरह से सीक्वेंस हमारे एक 1 बाय 1 टॉपिक किस तरह से मूव करेंगे, इसे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। जिस बच्चे ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी, मेरा एडवाइस यही है कि पहले जाकर अपनी उस वीडियो को कंप्लीट करें, उसके बाद अपनी इस वीडियो पर प्रोसीड करें, ठीक है ना। इससे होगा क्या, इससे आपकी क्लियरिटी बढ़ेगी। क्या मतलब है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उससे आपको अगर सिंपल सी बात है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो इसका मतलब है कि आपको फोर्स के बारे में नहीं पता, इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में नहीं पता। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। जब आपको फोर्स ही नहीं पता क्या होता है, फोर्स के इफेक्ट नहीं पता, तो आप बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या पढ़ोगे, ठीक है ना। जिस बच्चे ने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो जाकर अपनी पहले उस वाली वीडियो को कंप्लीट करें, अपना वर्क कंप्लीट करते चले हैंड टू हैंड, ठीक है ना भाई। नहीं तो बाद में जिस दिन स्कूल खुलेंगे उस दिन आपके पास वर्क बहुत सारा हो जाएगा, तो जब काफ़ी मुश्किल हो जाएगी वर्क को कंप्लीट करने में। अभी तो आपके पास टाइम है, आप फ्री हैं पूरे दिन, ठीक है ना। थोड़ा सा काम मिल रहा है, ये भी नहीं कि एक दिन में बहुत सारा काम कराया जा रहा है। डेली वीडियोस आ रही हैं, वीडियोस आपके पास अवेलेबल है। जिसने बच्चे ने कह सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बहुत अच्छी बात है। जिसने नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लें। उससे फ़ायदा क्या होगा आपको कल भी बताया गया था, आपकी क्लास की सारी वीडियोज़ उसके अंदर ओपन होकर आ जाएंगी। 1 बाय 1 आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है भाई। आइए आज हम अपने इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है 8, चैप्टर 9 है ये, यहाँ पर मैं स्टूडेंट हुआ चैप्टर 9 है, ठीक है। नाम है इसका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना। क्या किया था हमने कल की वीडियो में, देखा था कि हम इस चैप्टर को किस तरह से प्रोसीड करेंगे। आपको पूरे चैप्टर का एक कह सकते हैं प्रीव्यू दिखाया था कि हमारा आगे ये चैप्टर किस तरह से प्रोसीड करने वाला है, ठीक है। वहाँ पे आपको बताया था कि ये चैप्टर का नाम हमारा क्या है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक। तो हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, पहला फोर्स और दूसरा लॉज ऑफ मोशन में। फोर्स क्या होता है कल बता दिया गया था आपको, आज दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको कल बताया गया था कि इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, वो भी कल आपको बताया गया था, ठीक है। आज हम टाइप ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी फोर्स कितने तरह की होती है, क्या क्या नाम होता है और उनका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आज का हमारा इस वीडियो का टारगेट है क्या कि टाइप ऑफ फोर्स क्या होती है, कितने टाइप की फोर्स है और क्या उनका नाम है और उनका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो ये प्रीवियस वीडियो में आपको चार्ट बताया गया था, चार्ट आई होप सबने कॉपी में बना लिया होगा। उसके बाद आपको फोर्स के बारे में बताया गया था कि फोर्स क्या होती है और उसके इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स के अंदर सबसे पहला आता है हमारा टाइप ऑफ फोर्स होती कितने टाइप की है, यानी कि फोर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। आपको चार्ट में भी दिखाया गया था क्या कि फोर्स हमारी 2 टाइप की हैं। कौन कौन सी, पहली अनबैलेंस, सॉरी दिखा रहा हूँ मैं आपको, जस्ट वेट, ये पहली आपको बताया गया था बैलेंस्ड होती है और दूसरी कौन सी होती है आपकी अनबैलेंस, ठीक है ना। तो आज हमें बैलेंस्ड और अनबैलेंस के बारे में पढ़ना है। काफी हद तक तो आपको इनका नाम समझ में ही आ जाएगा। बैलेंस का मतलब कोई भी एक ऐसी फोर्स जो चारों तरफ से इक्वल लगे, बैलेंस हो, कहीं से भी वो कह सकते हैं पार्शियलिटी ना हो, सब जगह से बराबर हो, ठीक है ना। तो वो हो गया हमारा सिंपल बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या हुई, जो यानी कि कह सकते हैं जो चारों तरफ से इक्वल ना हो, किसी ना किसी पार्ट से ज्यादा हो, किसी पार्ट से कम हो, तो उस टाइप की फोर्स को क्या नाम दोगे अब, अनबैलेंस फोर्स। अब उसको एक साइंटिफिक टर्म दे देते हैं, एक डेफिनेशन देते हैं कि होता क्या है। सिंपल फोर्स क्या होता है कल बताया था आपको कि फोर्स क्या होता है। आज हम पढ़ रहे हैं कि हमारे फोर्स कितने टाइप की हो सकती है। तो फोर्स टाइप हो सकती है हमारी 2 टाइप की, फर्स्ट बैलेंस फोर्स, दूसरी अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या है, बैलेंस फोर्स हमारी सिंपल, अगर कोई आपने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ऑब्जेक्ट है मतलब कोई भी बॉडी है, कुछ भी है, ठीक है ना। सिंपल एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स लगानी स्टार्ट करी, और फोर्स कैसे लगा रहे हो आप, जहां से भी फोर्स लगा रहे हो चारों तरफ से उसके ऊपर फोर्स क्या लग रही है, इक्वल फोर्स लग रही है। चारों तरफ से उसके ऊपर फोर्स कैसे लग रही है, इक्वल फोर्स लग रही है। तो उस केस में जो हमारी उसका नेट फोर्स होगा उसको हम बोल देंगे बैलेंस फोर्स,
समझ पा रहे हो? तो क्या डेफिनेशन हुई हमारी? सिंपल है कि व्हेन एन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स, जब हमारी इक्वल अमाउंट यानी कि बराबर अमाउंट की फोर्स लगेगी, कहाँ से? अलग अलग डायरेक्शन से, सभी डायरेक्शन से क्या लगनी चाहिए? इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगनी चाहिए। जिस केस में होगा क्या, एक फोर्स दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, दूसरी फोर्स तीसरे को कैंसिल आउट कर देगी, यानी कि सारी फोर्स आपस में एक दूसरे को कट कर देंगे और नेट क्या बचेगा आपका? जीरो। तो उस टाइप के फोर्स को आप क्या नाम दोगे? बैलेंस फोर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट वेट। देखो मैं इसमें थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, एक बॉक्स ले रखा है, ये आपका एक बॉक्स है, ठीक है ना। सपोज कर लिए क्या हमारा एक बॉक्स है। जब ये आपका एक बॉक्स है और आपने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगानी स्टार्ट की। किस तरह से फोर्स लगा रहे हो? आपने एक फोर्स ली, जस्ट वेट, क्या फोर्स ली? एक फोर्स आपने लगाई इसको यहां से, ठीक है भाई। एक फोर्स आप कहां से लगा रहे हो? उसकी यहां पर लगा रहे हो, जस्ट वेट भाई। चलो मैं आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, यहाँ पर एक बॉक्स ले लिया, कोई भी बॉक्स लिया आपने, सिंपल कोई भी वुडन का ब्लॉक हो सकता है या कोई भी सिंपल एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई। एक पर्सन ने उसको यहाँ से पुश करना स्टार्ट किया, यानी कि उसने अपना इधर से पुश किया, दूसरे पर्सन ने उसको उतनी फोर्स से यहाँ से पुश किया, ठीक है। तो क्या ये बॉक्स मूव करेगा? भाई दोनों तरफ से आप इक्वल फोर्स से मूव कर रहे हो, तो क्या ये बॉक्स मूव करेगा? नहीं करेगा। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हो, कोई भी फॉर एग्जाम्पल एक 3 पर्सन है, एक बंदे को 2 बंदे एक दोनों हाथ पकड़ के अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। जो 2 बंदे उस थर्ड पर्सन को खींच रहे हैं अपनी तरफ, वो दोनों क्या है? बराबर है, यानी कि इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या कोई वो जो बंदा खींच रहा है, क्या वो किधर की कहीं एक पर्टिकुलर साइड में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि वहां पर जितनी भी डायरेक्शन से फोर्स लगी, फॉर एग्जाम्पल आपको बॉक्स था, इस बॉक्स में आपने 2 डायरेक्शन से फोर्स लगाई है, पहली डायरेक्शन ये रही, दूसरी डायरेक्शन इसकी ये रही, दोनों तरफ से फोर्स कैसी लग रही है? इक्वल लग रही है। तो इस टाइप की फोर्स को आपका नाम दोगे बैलेंस फोर्स। हो सकता है एक फोर्स ऊपर से भी लग रही हो और एक फोर्स हो सकता है नीचे से भी लग रही हो। तो जहां से भी लगेगी, डिफरेंट डायरेक्शन, चाहे कहीं से लग जाए, ऊपर से, नीचे से, लेफ्ट से, राइट से, कहीं से भी लगे, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगे, तो उस पूरे कंडीशन को क्या नाम दोगे कि यहाँ पर क्या कैसे फोर्स लग रही है? आपको बैलेंस फोर्स लग रही है, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? वहां पर जितनी भी फोर्स है एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। सिंपल, बहुत इजी है, ठीक है ना। अच्छा को बताओ, अगर जब हमारी कोई बॉडी के ऊपर आप बैलेंस फोर्स लगाओगे, तो क्या वो बॉडी रेस्ट से मोशन में आ पाएगी? फॉर एग्जाम्पल कोई वुडन का ब्लॉक रखा हुआ है, उस ब्लॉक के ऊपर आपने चारों तरफ से इक्वल फोर्स लगा दी, तो क्या वो ब्लॉक अपनी जगह से हिलेगा? नहीं हिलेगा। तो यानी कि रेस्ट पोजीशन में था, रेस्ट की पोजीशन में रहेगा। तो जब आप बैलेंस फोर्स लगाओगे तो वो क्या करेगा? उस बॉडी की स्टेट क्या होती है? तो रेस्ट में होगी या फिर मोशन में होगी, वो क्या करेगी? उसकी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो बैलेंस फोर्स लगाने पर क्या होगी? वो बॉडी रुकी रहेगी। और अगर कोई बॉडी चल रही है तो चलते टाइम भी उसके ऊपर बैलेंस फोर्स जब आप लगाओगे तो वो बॉडी क्या करेगी? चलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल माइंड में क्लिक किया होगा कि अगर कोई बॉडी चल रही है और उसके ऊपर फोर्स लगा दे तो क्या चलती रहेगी? माइंड में आ रहा होगा। इसको कैसे समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई कार है हमारी, वो कार सिंपल चल रही थी, कोई टॉय कार है वो चल रही थी। अब आपने क्या किया? उस टॉय कार को रोकने के लिए आगे से एक फोर्स लगा दी, ठीक है ना। उतनी फोर्स आपको क्या करनी है? पीछे से उसको मूव कराने के लिए लगानी है, क्योंकि बैलेंस फोर्स जब भी तो होगी। जब उसको रोकने के लिए भी इतनी फोर्स लगी थी, उसको चलाने के लिए भी इतनी फोर्स लगी थी, तो क्या होगा? वे दोनों फोर्स एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगी और जो टॉय कार चल रही थी अपनी स्पीड से वो चलती रहेगी। तो मोशन में थी, मोशन में ही रहेगी, रेस्ट में थी तो रेस्ट में ही रहेगी। तो जब भी आप कोई बैलेंस फोर्स लगाओगे तो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी।
बैलेंस फोर्स क्या होती है? बैलेंस फोर्स हमारी क्या होती है? जब किसी भी बॉडी पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर सभी डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगे तो उस टाइप की फोर्स को आप क्या नाम दोगे? बैलेंस्ड फोर्स। कोई डाउट? अच्छा, ये तो समझ में आ गया। लेकिन कल आपको पढ़ाया गया था कि जब आप फोर्स लगाते हो तो ये क्या होता है, या तो कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन हो जाती है, मोशन में है तो रुक जाती है। ये तो पढ़ाया था कल आपको फोर्स में। लेकिन वहां पर एक पॉइंट और पढ़ाया था कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो उस बॉडी की शेप भी चेंज कर सकती है, पढ़ाया था ना। तो क्या बैलेंस फोर्स लगाओगे जब भी शेप चेंज हो जाएगी? बिल्कुल हो सकती है। कैसे चेंज होगी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, एक वुडन का ब्लॉक ले लिया, उस ब्लॉक को आपने जितनी फोर्स से ऊपर से यानी कि उसकी अपर साइड पे हैमर मारा, उतनी फोर्स से ही आपने उसको लोअर साइड से हैमर मारा। हथौड़ा आपने क्या किया, वुडन का ब्लॉक ले लिया, लकड़ी का एक पीस ले लिया, उसको ऊपर से भी सिंपल कह सकते हैं हथौड़े से मारा और नीचे से भी हथौड़े से मारा। फोर्स दोनों बराबर है, क्योंकि बैलेंस फोर्स के लिए कंडीशन क्या है? दोनों फोर्स की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो ऊपर की भी जितनी फोर्स थी उतनी फोर्स नीचे की थी। तो क्या वो वुडन ब्लॉक ऐसे ही रहेगा, उसकी शेप में चेंज नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, वो टूट जाएगा ब्लॉक, या दब जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो क्या मतलब निकला, अगर आप किसी बॉडी के ऊपर बैलेंस फोर्स लगा रहे हो तो हो सकता है उसकी शेप में चेंज हो जाए, हो सकता है उसकी शेप में चेंज हो जाए। जरूरी भी नहीं है कि हो गई होगा, ठीक है ना, ये भी जरूरी नहीं कि हो गई होगा, लेकिन हाँ हो सकता है कि उसकी शेप में चेंज हो जाए। समझ पा रहे हो? सिंपल बैलेंस फोर्स यही होता है। कोई डाउट यहाँ तक? तो बैलेंस फोर्स क्या हुई? बैलेंस फोर्स हमारी एक वो फोर्स हुई जब आप चारों तरफ से या फिर सभी डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओ और वे सारी फोर्स क्या कर दें, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे और नेट फोर्स कितनी मिले? 0 मिले। उस टाइप को क्या कहोगे आप? बैलेंस फोर्स कहोगे। बैलेंस फोर्स हमारी क्या कर सकती है? बैलेंस फोर्स हमारी क्या कर सकती है? बैलेंस फोर्स हमारी किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। लेकिन हाँ, बैलेंस फोर्स उस बॉडी की शेप को चेंज कर सकती है। जरूरी नहीं है कि करेगी, लेकिन कर सकती है। ये जरूरी भी नहीं है कि करेगी नहीं। सिंपल उसकी फोर्स कह सकते हैं, बैलेंस फोर्स हमारी उस बॉडी की शेप को चेंज कर सकती है, ठीक है ना। कंडीशन लिखी हुई, कर सकती है। कोई डाउट यहाँ तक? सिंपल कोई होना नहीं चाहिए यहाँ तक, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या है? अनबैलेंस फोर्स बिल्कुल अपोजिट है किसके? बैलेंस फोर्स के। क्या मतलब? जब आप सभी डायरेक्शन से उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओ और किसी भी एक डायरेक्शन से या फिर किसी भी दो से या किसी भी कह सकते हैं डिफरेंट नंबर्स ऑफ डायरेक्शन में उसकी हर जगह पर फोर्स की वैल्यू क्या हो? अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल, उस ब्लॉक को आपने लेफ्ट साइड से मूव किया किसी कह सकते हैं F1 फोर्स से और दूसरी साइड से उसको मूव किया F2 फोर्स से। F1 की वैल्यू ज्यादा है F2 के, तो क्या ब्लॉक मूव नहीं करेगा? बिल्कुल मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या कहा जाए कि एक वुडन का ब्लॉक लेके आओ, बड़े वाला वुडन का ब्लॉक ले आए। एक तरफ हमने क्या किया, कह सकते हैं फर्स्ट क्लास के बच्चों को कहा कि इसको पुश करो, और दूसरी तरफ हमने क्या कर दिया, 12th क्लास के बच्चों को कहा कि आप इधर से दूसरी तरफ से पुश करो। तो क्या कोई बॉडी मूव नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि जो फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है उसने फोर्स कुछ और वैल्यू पे लगाई थी और 12th क्लास के बच्चे ने उसके ऊपर फोर्स कुछ और वैल्यू पे लगाई है। दोनों फोर्स क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। 12th वाले की ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाले के, होगी नहीं होगी? तो उस केस में क्या होगा, नेट कुछ ना कुछ फोर्स क्या होगी, बचेगी। फॉर एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्या किया आपने, एक वुडन ब्लॉक ले लिया, वही सिंपल हमारा ब्लॉक आया, यहाँ से आपने फोर्स लगाई 12th क्लास के बच्चे ने, जिसकी हम फॉर एग्जांपल कर देते हैं, इसने फोर्स कितनी लगाई? 12 न्यूटन की। अभी न्यूटन क्या है? न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है। अभी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे आगे, ठीक है। न्यूटन क्या होती है? फोर्स की एसआई यूनिट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे स्पीड की क्या होती है? किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड। वेट की क्या होती है? किलोग्राम, ग्राम, ये तो होती है। तो इसलिए फोर्स की भी यूनिट होती है क्या? न्यूटन। अभी पता लगेगा आपको जब इस चैप्टर में आगे मूव करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल इतना समझ लो कि इधर से 12 न्यूटन की फोर्स लगी है और इधर से आपके कौन से क्लास बच्चा लगा रहा है? फर्स्ट क्लास का। तो उन्होंने कहते हैं यहाँ से 1 न्यूटन की फोर्स लगी है। तो इस पूरे सिस्टम का जरा नेट फोर्स कितनी बचेगी?
भाई दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में तो घटेंगी, क्योंकि फिजिक्स में अपोजिट डायरेक्शन क्या शो करता है, माइनस साइन शो करता है, पहले ही बताया था आपको, ठीक है ना। तो क्या होगा, नेट कितना बचेगा 12 माइनस 1, तो कितनी फोर्स हो जाएगी 11, किसकी डायरेक्शन में होगी, 11 न्यूटन किस डायरेक्शन में होगी, 11 न्यूटन होगी आपकी इधर, यानी कि राइट टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, होगी या नहीं होगी। तो इस टाइप की जब आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, उस टाइप की फोर्स का क्या नाम बोल दोगे, अनबैलेंस फोर्स। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अनबैलेंस फोर्स क्या है कि जब हमारी सभी फोर्स का रिजल्टेंट क्या हो, ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा होगा, तो उस टाइप के फोर्स को आप क्या नाम दोगे, अनबैलेंस फोर्स। अच्छा देखो बताओ, अगर यहाँ पर भी इस ब्लॉक के इधर भी 12 न्यूटन लगा दूं मैं, 1 न्यूटन की जगह क्या लगा दूं 12 न्यूटन, ठीक है। तो अब दोनों का रिजल्टेंट कितना है, जीरो, ठीक है। तो इस जब आपने दोनों तरफ से 12 फोर्स लगाई है तो नेट रिजल्टेंट कितना है, जीरो। रिजल्टेंट बोलते हैं उन दोनों का पूरा मिला के रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है ना। तो नेट रिजल्टेंट कितना है, जीरो। तो उस टाइप को क्या कहोगे आप, बैलेंस फोर्स। लेकिन जब आपने एक तरफ 12 न्यूटन लगाई है और एक तरफ आप लगा रहे हो 1 न्यूटन की, तो नेट रिजल्टेंट क्या बचेगा, 11 न्यूटन, जीरो से बड़ा है ना। तो इस टाइप की फोर्स को आपका नाम बोल दोगे अनबैलेंस। कोई डाउट यहाँ तक, इस टाइप की फोर्स को आपका नाम दोगे अनबैलेंस, ठीक है ना। सच टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब अच्छे एक बात बताओ, आपने पढ़ा था बैलेंस फोर्स में कि बैलेंस फोर्स किसी भी रेस्ट, कह सकते हैं रेस्ट में अगर कोई बॉडी रखती है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब, जब उसके ऊपर आप बैलेंस फोर्स लगाओगे। लेकिन जब आप अनबैलेंस फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, जब आप अनबैलेंस फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी क्या होगी, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट से मोशन में आ जाएगी, और मोशन में है तो मोशन से रेस्ट में भी आ सकती है। यानी कि वो क्या कर देगी, बॉडी की स्टेट को चेंज कर देगी, रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में। ये बॉक्स हमारा फ्लोर पर रेस्ट पोजीशन में रखा हुआ था, लेकिन जब आपने एक तरफ से 12 न्यूटन की फोर्स लगाई, दूसरी तरफ से 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो क्या ब्लॉक मूव नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो रेस्ट से किस में चेंज होगी आपकी पोजीशन, मोशन में, ठीक है ना। तो बैलेंस फोर्स क्या करती थी, उसकी बॉडी की स्टेट को चेंज नहीं करती थी, लेकिन अनबैलेंस फोर्स उस बॉडी की स्टेट को चेंज कर देगी। कोई डाउट यहाँ तक। अब क्या क्या काम कर सकती है अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स वे सारे काम कर सकते हैं जो एक फोर्स कर सकती है, क्योंकि फोर्स भी और एक अनबैलेंस फोर्स। भाई अनबैलेंस फोर्स है क्या, अनबैलेंस फोर्स भी तो एक फोर्स ही है, सिंपल सी बात है भाई। अनबैलेंस फोर्स एक टाइप ही तो है फोर्स का, ठीक है। तो क्या क्या काम कर सकती है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को चला सकती है, बिल्कुल चला सकती है, अभी दिखा रहा था कैसे चला सकती है। वो किसी भी बॉडी की स्पीड को इंक्रीज कर सकती है, हाँ बिल्कुल स्पीड। भाई पहले इसकी स्पीड कितनी थी जब रुका हुआ ब्लॉक था, 0, और जब आपने मूव कराया तो कुछ ना कुछ स्पीड चली स्टार्ट हो चुकी होगी, तो क्या स्पीड इंक्रीज नहीं हुई, 0 से कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो स्पीड चेंज हो सकती है। स्पीड डिक्रीज भी हो सकती है, कैसे डिक्रीज हो सकती है, फॉर एग्जांपल कोई आपके सामने एक टॉय कार चल के आ रहा है, आपने उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगा दी। क्या मतलब है कि जब आपके सामने चल के आया टॉय कार, तो आपने उसको रोकने के लिए 10 न्यूटन की फोर्स लगा दी, और उसको चलाने के लिए 1 न्यूटन की फोर्स लगा दी, तो 9 न्यूटन की फोर्स क्या होगी, उसको रोकने के में काम आएगी। तो क्या उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, स्पीड सिंपल सी बात है डिक्रीज होगी। तो जब आप अनबैलेंस फोर्स लगाओगे तो क्या कर दोगे, आप उस बॉडी की, ये कह सकते हैं ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज भी कर सकते हो, और उस बॉडी के ऑब्जेक्ट की स्पीड आप डिक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है। उस बॉडी को आप रोक भी सकते हो, बिल्कुल रोक सकते हो, सिंपल सी बात है, रोक भी सकते हो। और शेप और साइज तो आप चेंज कर ही सकते हो, क्योंकि ये तो आपने बैलेंस फोर्स में भी करा रखा था। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेपर ले लिया, उस पेपर को आपने नीचे से भी पुश किया 10 न्यूटन की फोर्स से, ऊपर से भी पुश किया 2 न्यूटन की फोर्स से, तो क्या पेपर मुड़ेगा नहीं, बिल्कुल मुड़ेगा। चाहे आप फोर्स कहीं से भी लगा लो तो पेपर तो मुड़ जाएगा, तो शेप चेंज हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो चाहे आप बैलेंस फोर्स लगा लो, चाहे आप अनबैलेंस फोर्स लगा लो, बॉडी की शेप तो चेंज हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब आप अनबैलेंस फोर्स लगाओगे तो उस बॉडी की स्टेट भी चेंज हो जाएगी, मोशन से रेस्ट में, रेस्ट से मोशन में। स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है और स्पीड डिक्रीज भी हो सकती है। समझ में आया बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होती है। अगर बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बीच में डिफरेंस पूछने लगे तो आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। क्या डिफरेंस बताओगे, बैलेंस फोर्स चारों तरफ से इक्वल लगती है, अनबैलेंस फोर्स चारों तरफ से अनइक्वल लगती है। बैलेंस फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है, 0 होता है। अनबैलेंस फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स 0 से बड़ा होता है। बैलेंस फोर्स किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज नहीं करता, अनबैलेंस फोर्स किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकता है। बैलेंस फोर्स किसी भी बॉडी की शेप चेंज कर सकता है, अनबैलेंस फोर्स किसी भी बॉडी की शेप चेंज कर देगा। डिफरेंस समझ रहे हो शेप में,
बैलेंस फोर्स हो सकता है चेंज कर दे और हो सकता है ना भी करे, दोनों ही केस है, लेकिन अनबैलेंस फोर्स डेफिनेटली 100% उसकी शेप में चेंज कर देगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होती है। आज हम एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स होती है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है देखते हैं इसके बारे में। देखो चीज फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स है क्या? फ्रिक्शन एक सिंपल टाइप है किसका? फोर्स, सिंपल टाइप है फोर्स का। ये फ्रिक्शन है क्या? क्या आपने अपनी डेली लाइफ में फ्रिक्शन को देखा है कहीं, महसूस किया है कहीं? तो आपको माइंड में आ रहा होगा कि सर पहली बात तो मुझे नहीं पता फ्रिक्शन होता क्या है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि अगर ये फ्रिक्शन ना हो, अगर ये फ्रिक्शन ना हो तो आप चल नहीं सकते, आप बैठ नहीं सकते, आप मूव नहीं कर सकते, कोई भी बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक नहीं जा सकती। तो क्या बड़ा अजीब लगेगा। तो फ्रिक्शन हुआ क्या? सिंपल बात करें, फॉर एग्जाम्पल जब आप चलते हो, आपने चलना स्टार्ट किया, तो क्या कभी आपने देखा है कि अच्छा बताओ, अगर आपको सिंपल एक फ्लोर, सिंपल एक जमीन है, उसके ऊपर आपको चलना है, बिल्कुल चल दोगे। लेकिन अगर वहीं पर आपको क्या कर दें, उस फ्लोर के ऊपर क्या कर दें, सिंपल कह सकते हैं सरफ का पानी बिछा दें, मतलब घेर दें, तो क्या अब वहां पर चलना मुश्किल होगा या आसान होगा? दिमाग मांगा बिल्कुल मुश्किल होगा। आपने देखा होगा कि जब फॉर एग्जाम्पल कभी कभी घर में जब पानी हो जाता है फ्लोर पर, तो आपका पैर फिसल जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? कभी माइंड में आया कि ऐसा क्यों हुआ? पानी आया तो फिसल गए और पानी नहीं था तो नहीं फिसले थे। तो ऐसा क्या डिफरेंस हुआ? फ्लोर भी वही है, मार्बल भी वही है, हमारी कह सकते हो सिंपल सब चीज सेम है, हमारे शूज भी वही है, हमारा वेट भी वही है, सब चीज सेम है। तो फिर क्या डिफरेंस हुआ? पहले केस में आपको कुछ भी सिंपल फिसले नहीं और दूसरे केस में आप फिसल गए, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहा होगा। डिफरेंस क्या है? जब आप चलने की कोशिश करते हो किसी भी फ्लोर पर या किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चलने की कोशिश करता है, तो उन दोनों के बीच में एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है। किसके अपोजिट डायरेक्शन में? मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, जिस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? फ्रिक्शन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर आपको सामने एक फिगर दिख रही है, क्या कंसीडर कर लो, जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये आपका फ्लोर है। क्या है ये? आपका फ्लोर। फ्लोर माने कोई भी जमीन, सिंपल, ठीक है। ये क्या है? आपका कोई भी वुडन का ब्लॉक, ये आपका क्या है? बॉक्स। अब आपने क्या किया? इस बॉक्स को पुश किया, सिंपल, इस डायरेक्शन पुश किया, कर रहे हो पुश। तो एक फोर्स जैसे आप इस बॉडी को मूव करने की स्टार्टिंग करोगे, आप मूव करोगे, ठीक है ना, तो जैसे आप मूव करना स्टार्ट करोगे एक फोर्स डेवलप हो जाएगी। कौन सी फोर्स? जो इस बॉडी के चलने का अपोज करेगी, जो इस बॉडी के चलने का अपोज करेगी। आपको दिख रहा है नीचे ये वाला एरो, ठीक है ना, यही हमारा क्या है? फ्रिक्शन। यही हमारा क्या है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या हुआ? फ्रिक्शन सिंपल ये बात है कि जो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक वो फोर्स है जो कब बनती है? जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की कह सकते हैं एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे के ऊपर चलने की कोशिश करेंगे, तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स डेवलप हो जाएगी और उस फोर्स को नाम क्या दोगे आप? फ्रिक्शन। क्या नाम दोगे आप? फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन हमेशा चलने की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, हमेशा चलने की अपोजिट डायरेक्शन में। क्या मतलब है? मोशन किधर हो रहा है? जब देख के बताना, मोशन हो रहा है आपका इधर राइट की तरफ, लेकिन फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है आपका? लेफ्ट की तरफ। तो क्या अपोजिशन हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब आपको जनरल लाइफ में लेकर चलते हैं। आपने शूज, सिंपल, आपने चलना स्टार्ट किया। जब आप चलते हो तो आप कैसे चल पा रहे हो? आप जब भी चल पा रहे हो जब अपने पैरों से अपनी कह सकते हैं जो आपको फ्लोर है उसको पीछे की तरफ पुश कर रहे हो, जब भी फ्लोर आपको आगे की तरफ पुश कर रही है। समझ रहे हो? अगर आप अपने पैरों से उस जमीन को पीछे की तरफ पुश ना करो तो क्या आप आगे की तरफ मूव कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे, सिंपल। तो ऐसा क्या हुआ? जब आपने चलना स्टार्ट किया तो आपके शूज की सरफेस में और जो आपकी फ्लोर की सरफेस है उन दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ ना, कांटेक्ट, एक दूसरे से मिलने के बाद उनके बीच में एक फोर्स डेवलप हुई जिसको नाम क्या दोगे आप? फ्रिक्शन फोर्स। क्या नाम दोगे? फ्रिक्शन फोर्स। वही फ्रिक्शन फोर्स क्या करती है? आपको चलने में हेल्प करती है। अगर वो फ्रिक्शन ना हो तो आप चल नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपने सिंपल फ्लोर लिया, कोई भी एक जमीन है, उस पर आप चल पड़े, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब क्या किया? उसके ऊपर सरफ का पानी डाल दिया। उस सरफ के पानी ने क्या किया? उसकी फ्रिक्शन को खत्म कर दिया। जो कांटेक्ट था, किसका कांटेक्ट? शूज का और फ्लोर का, उसके बीच में अब क्या आ गया? पानी आ चुका। जब
फ्लोर सूखा था तो सिंपल कांटेक्ट मारते, शूज डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके आ रहा था, फ्लोर के। लेकिन जब आपने उसके ऊपर पानी डाल दिया तो शूज के और फ्लोर के बीच में कौन आ गया, पानी आ गया। समझ रहे हो ना, दोनों के बीच में कौन आ गया, पानी आ गया। तो अब उस केस में क्या होगी, फ्रिक्शन घट जाएगी, जिस कारण आपका पैर फिसल जाएगा। समझ रहे हो ना कि ऐसा क्यों होता है कि पैर फिसल जाता है पानी वाले फ्लोर पे। तो इसीलिए फिसलता है क्योंकि आपके शूज के सरफेस में और फ्लोर के सरफेस के बीच में एक मीडियम आ गया, वाटर आ गया, ऑयल आ गया, कुछ भी आ गया, और जिस कारण उसकी फ्रिक्शन रिड्यूस हो गई। और जब फ्रिक्शन रिड्यूस होगी तो सिंपल आपको चलने में दिक्कत होगी, क्योंकि आपकी फ्रिक्शन फोर्स जो आपके चलने का अपोज करती है, ये आपको चलने में सपोर्ट करती है। सपोर्ट किस तरह करेगी, अगर वो फ्रिक्शन ना हो तो आप चल नहीं पाओगे। और हमेशा चलने का अपोज कैसे करती है, क्योंकि जब भी आप आगे की तरफ मूव करते हो फ्रिक्शन आपको कैसी कोशिश करती है, पीछे की तरफ मूव कराने की। भाई वो बताओ, अगर आप चलना स्टार्ट करोगे तो जब आप फ्लोर को पीछे की तरफ पुश करोगे अपने पैरों से, जब भी तो फ्लोर आपको आगे की तरफ पुश करेगा और जब भी आप आगे की तरफ मूव कर सकते हो। सिंपल। इस वीडियो को देखने के बाद आज चल के देखना। सर ये कह रहे हो चलते तो हम शुरू से ही हैं, बिल्कुल चलते तो हो, लेकिन आज तक आपने चलते टाइम ये कभी सोचा नहीं होगा कि क्या ऐसा हो रहा है, लेकिन आज सोच के देखना, ठीक है ना। जैसी वीडियो कंप्लीट हो जाए खड़े होना और चलने की कोशिश करना। चलने से पहले जैसे आप पहला कदम रखने की स्टार्ट करोगे तो कोशिश करके देखना, थोड़ा एकदम फास्ट मूव मत करना, स्लोली मूव करना, और ये देखना क्या आपका पैर जमीन को पीछे की तरफ पुश कर रहा है। तो आप देखोगे कि हाँ बिल्कुल कर रहा है। वो बात अलग है पुश नहीं कर पाओगे, लेकिन उतना ही फोर्स से जमीन आपको पुश कर देगी आगे की तरफ, जिस कारण आप मूव कर पाओगे, ठीक है। तो आप जब भी चलोगे आज देखना कि आपके बीच में क्या होगी, एक फोर्स डेवलप होगी। किस किस के बीच में, आपकी लेग के और आपकी फ्लोर के बीच में एक फोर्स डेवलप होगी। उस फोर्स को क्या नाम दोगे, फ्रिक्शन। कोई डाउट यहाँ तक? और कहीं फ्रिक्शन नहीं हो सकती, सिंपल फ्लोर में हो सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी कोई दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी और चलेंगी तो फोर्स होगी। फॉर एग्जांपल, बैठे हुए आप वीडियो देख रहे हो, अपने दोनों हाथों को उठाओ और टिकटॉक वीडियो बनाओ, क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा मैं बिल्कुल भी। पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई की बात करते हैं। दोनों हाथों को लो और दोनों हाथों को एक दूसरे से रगड़ना स्टार्ट करो, एक दूसरे से रगड़ना स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन क्या कहते हैं, फ्रिक्शन ये कहते हैं जब भी कोई दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी तो दो बॉडी कौन कौन सी होगी, एक आपका राइट हैंड, एक आपका लेफ्ट हैंड, दो बॉडी होगी। एक दूसरे को जब उन दोनों को हैंड को हमने टच कर दिया, दोनों के कांटेक्ट में आ गई, बिल्कुल आ गई। अब जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गई और मोशन स्टार्ट करा दो, हैंड को मूव करना स्टार्ट कर दो, एक दूसरे को मलना स्टार्ट कर दो, तो दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आ रही हैं, तो आप क्या देखोगे कि आपका हाथ गर्म हो चुका है। होता है ना? क्यों? क्योंकि जब आप उन दोनों बॉडीज को अपने दोनों हैंड्स को मूव कराओगे तो उन दोनों के सरफेस के बीच में एक फोर्स डेवलप हो जाएगी। उस फोर्स को क्या नाम दोगे, फ्रिक्शन फोर्स। और वही फोर्स क्या करेगी, वो एनर्जी में कन्वर्ट होगी और आपको क्या लगेगा कि आपका हाथ गर्म हो चुका है। समझ रहे हो ना? अभी नेक्स्ट हम आगे मूव करेंगे, जब हमारे फर्दर चैप्टर होंगे तो वो आपको बताएंगे कि एनर्जी किस तरह से कन्वर्ट होती है, वो हीट कैसे प्रोड्यूस हुई। मैंने बोला था ना, फिजिक्स एक चैन है, एक दूसरे से कह सकते हैं लिंक होती चली जाती है, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे वो एनर्जी का कॉन्सेप्ट, एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें क्या देखना है कि क्या दोनों के बीच में फोर्स डेवलप हुई। हाँ बिल्कुल होगी। जब आप उन दोनों को मूव कराओगे तो मूव करते हुए क्या होगी, उन दोनों के बीच में फोर्स डेवलप होगी और उस फोर्स को क्या नाम होगा, फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा क्या बताओ, अगर कोई फ्रिक्शन ना होती, हमारी अर्थ पर कोई फ्रिक्शन ना होती तो क्या होता? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सिंपल बैट की कह सकते हैं सिंपल एक बॉल ले ली, उस बॉल को छोड़ दिया फ्लोर पे, छोड़ने के बाद एक ना फॉर एग्जाम्पल आपने छोड़ दिया, कोई भी एक फोर्स लगा दे छोड़ दिया, तो थोड़े टाइम बाद वो बॉडी रुकती क्यों है? चलती रहना चाहिए था, कोई रोक तो रहा ही नहीं उसको, हमने टच तो किया ही नहीं, चलती रहना चाहिए था, लेकिन वो रुक जाती है। क्यों रुकती है? इसका मतलब है उसे कोई ना कोई लगातार रोक रहा है चलने से। सिंपल सी बात है। तो कौन रोकता है? वो रोकता है हमारा फ्लोर। किसके रूप में रोकता है? फ्रिक्शन फोर्स के हेल्प से रोकता है। भाई आपने बॉल को स्टार्ट करा दिया मूव करना, लेकिन फ्लोर क्या कर रहा है, लगातार उसको अपोज कर रहा है, उसके चलने का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि बॉल और फ्लोर दोनों एक दूसरे से क्या आ रहे हैं, कॉन्टेक्ट में आ रही है बार बार, जिस कारण फ्लोर क्या करेगा, उस बॉल को अपोज करने की कोशिश करेगा। और किस फोर्स से करेगा? फ्रिक्शन फोर्स से, जिस कारण थोड़े टाइम बाद क्या होगी, वो बॉल जाकर रुक जाएगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो सिंपल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हुआ, इट इज अ फोर्स एक्सटेंडेड व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट। जब कोई दो सरफेस एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे तो जो फोर्स बनेगी उस फोर्स को क्या नाम दोगे, फ्रिक्शन फोर्स।
इट ऑलवेज एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा हर केस में उसके अपोजिट यानी कि उल्टी डायरेक्शन में मूव करेगी। कोई डाउट यहाँ तक? आज इसको यहीं रखते हैं, ठीक है ना। इसको वर्क को कंप्लीट करो, नेक्स्ट हम अपना मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई, तो उसको टॉपिक को कवर करने से पहले यहाँ तक का वर्क कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट हमारा चलेंगे लॉज ऑफ मोशन, और 3 लॉज ऑफ मोशन, और तीनों लॉ ऑफ मोशन इतने इंपॉर्टेंट है जिनकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। 11th क्लास हो, 12th क्लास हो, या आपकी आगे फर्दर क्लासेस हो, तो ये लॉज ऑफ मोशन आपको हर क्लास में काम आने वाले हैं। जैसे आपको फर्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक बताया था, कौन सा, इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। और जब भी बोला था आपको कि ये तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे इस चैप्टर में जो लॉज ऑफ मोशन है ना, ये टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम 3 लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ। तीनों लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में ये चैप्टर आता है तो डेफिनेटली 101% लॉज ऑफ मोशन आएगा ही आएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि लॉज ऑफ मोशन ना आए, ठीक है। तो समझ जाओ, अगर मैं इतना कह रहा हूँ तो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को ही मूव करेंगे। तो लेकिन ये टॉपिक समझने से पहले अपनी दोनों वीडियोस देख लो, अपना सारा काम कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप पहले का वर्क नहीं समझोगे तो दूसरे वर्क को समझने में हो सकता है थोड़ा दिक्कत आ जाए, ठीक है। थैंक यू, आज यही रखते हैं इसको। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीड करेंगे, ठीक है भाई। थैंक यू।